नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद सरन जी। कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज चुनाव के परिणाम आए और इन परिणामों के बाद यानी कल आए, इन परिणामों के बाद काफ़ी कुछ बदलता दिख रहा है। लेकिन मेरी तो बस विपक्ष से एक सलाह है कि अभी भी दिल्ली नज़दीक नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। इसको ध्यान में रखकर बात की जाए। दरअसल राहुल, अखिलेश यादव और पीके यूपी चुनाव तक सब इकट्ठे मिलेंगे और अब नीतीश भी अंदर मन से तैयार हैं, तभी ये भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव हार पाई है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले बिहार में विधान पार्षद का चुनाव हुआ जहां जदयू हार गया, तो उसी समय नीतीश ने मन बना लिया था कि अब तुम जब बांकीपुर चुनाव लड़ोगे तब हम तुम्हें इसका परिणाम बताएंगे। उस समय बीजेपी के लोगों ने भितरघात किया, इस बार जदयू के लोगों ने। और बीजेपी के सामने समस्या तब खड़ी हो गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी चुनाव हार गई, रामकृपाल यादव के बूथ पर चुनाव हार गई, खुद उम्मीदवार के बूथ पर चुनाव हार गई, दतिया के नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर चुनाव हार गई, अभिषेक तिवारी का अपना जो परिजनों का बूथ था उस पर वो चुनाव हार गए। इसका मतलब दतिया की बात करें तो एक ब्राह्मण सब पर भारी, और यूपी में तो बड़ी तादाद में नाराज है। और बांकीपुर में जो बार बार रविशंकर प्रसाद ने कहा, वहां के जनमत को जो चैलेंज किया कि अगर आपने कुत्ता बिल्ली बिलार को भी खड़ा कर दिया तो यहां से चुनाव जीत जाएगा, तो जनता को लगा कि हमारी तो औकात ही नहीं है कुछ। अच्छा, जब हम घने अहंकार में होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, फिर कोई शब्दों की सीमा नहीं रहती, ना गरिमा रहती है। अब इस सब के बीच मामला ये फंसा हुआ है कि बांकीपुर और दतिया की हार। कर्नल साहब, आपको याद होगा कि सामूहिक इस्तीफे हुए थे दतिया पर, वो लेटर तब दबा दिया गया था। जी। बीजेपी के अंदर अब एक भयंकर बगावत सुलग रही है। नरोत्तम मिश्रा ने रोड जाम कर इसे सार्वजनिक करने का प्रयास किया। अपने उत्तर प्रदेश में भी एक बगावत चमक रही है कि नोएडा में आज प्रदेश अध्यक्ष की बैठक थी, वहां से विधायक नदारद थे, पंकज सिंह अकेले थे बैठक में। और क्या ये बगावत, और जिस तरीके से शाम होते होते मोहन भागवत मैदान में आए और बोले कि आप जैन जी के साथ हम बैठक करेंगे, तो क्या तेवर बदल रहे हैं? बड़ा बदलता सिस्टम दिख रहा है कर्नल साहब। देखिए मिश्रा जी, ऐसा है राजनीति में, हमको और आपको जो दिखाई देता है वो एक्चुअली कम से कम 4-6 महीने पहले, नहीं तो 3 महीने पहले घटित हो चुका होता है। हमको वर्तमान में दिखता है, उसका असर जब जमीन पे आने लगता है तब दिखता है। जैसे कि आप किसी पार्टी में कोई दिक्कत जब हमको और आपको दिखती है कि इस पार्टी के प्रदेश के इस हिस्से में कुछ समस्या है, तो वो कम से कम 4-6 महीने से पनप रही होगी। क्षेत्रीय नेता उसको समझा नहीं पाए होंगे, निपटा नहीं पाए होंगे। जो बड़े नेता हैं, या तो उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी या उसकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये 3 से 6 महीने उबलता रहता है। जब हमको और आपको सामने दिखाई देता है तो जो पीछे 3 से 6 महीने में जो मिसमैनेजमेंट होता है या शिथिलता होती है, अब शिथिलता के कारण बहुत हो सकते हैं। हो सकता है व्यस्तता बहुत अधिक हो सकता है काम धंधे में, ठेके पट्टे में, खदान में, इसमें नेता व्यस्त हो, या ये हो सकता है कि वो जमीनी नेताओं को उतना तवज्जो ना देते हों और वो उनको लगता है कि वो स्वघोषित बड़े मुद्दों को हैंडल कर रहे हैं।
उसके बाद जो परिस्थितियां तैयार होती हैं वो हमको और आपको दिखती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जब ऐसी कोई परिस्थितियां जब हमें दिखती हैं तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार ये मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतने नेता, इतने साधन, इतने संसाधन, ये चाहे तो ये 24 घंटे में इस मैटर को निपटा ले, तो ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है इनके? तो वो क्योंकि जब हमको दिखता है वो लेट दिखता है। हमें तो एक्चुअली जैसे किसी को कैंसर हो गया, तो आप भी जानते हैं, मतलब भगवान ना करे किसी को हो, सालों जो इन्फेक्शन है या उसका जो कैंसर का है वो सब चलता रहता है प्रोग्रेस। जब उसके सिम्टम आते हैं कभी कभी बहुत लेट आते हैं, स्टेज 4 में जाके सिम्टम मिलते हैं। उस समय हमको लगता है अरे दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ऐसी कोई बोतल नहीं है जो लगा दे एक हफ्ते में बिल्कुल सब महंगे से महंगा इलाज कर दो, एक हफ्ते में ठीक कर। तो डॉक्टर कहता है देखिए ये अगर पहले डायग्नोज हो गया होता, शुरुआती स्टेज में डायग्नोज हो गया होता, तो हमारे पास दवाइयां हैं, इनको साल 6 महीने में कंट्रोल करके शायद निपटा लेते। कोशिश हम अब भी करेंगे, हो सकता है इसको दबा ले, हो सकता है थोड़ी सी उम्र बढ़ा दे, लेकिन इलाज करीब करीब ये मान के चलिए कि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब इलाज शायद लेट हो। राजनीतिक परिदृश्य जब कभी कभी आपको देखते हैं कि एक घटनाक्रम पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, और फिर लोग वास्तव में जो कम से कम जो लोग न्यूट्रल हैं, किसी विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कि ये पार्टी इतनी शक्तिशाली है, इतनी ताकतवर है, दुनिया में नाम है, साधन संसाधन है, सब कुछ है, हजारों लाखों एकदम डिसिप्लिन वर्कर है, 40-40, 50-50 साल के अनुभव के नेता है, तो ये निपटा क्यों नहीं पा रहे? जब हम ये सवाल सोचने लगते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि ये बीमारी साल 6 महीने से धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसको लोगों ने एड्रेस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर इस समस्या को स्पेसिफिकली अगर आप एड्रेस करेंगे तो अवलोकन करेंगे तो फिर बहुत से परिप्रेक्ष्य होते हैं, लेकिन 2-3 मुख्य परिप्रेक्ष्य जो बड़े होते हैं, जो मैक्रो रीजंस होते हैं, माइक्रो में ना जाएं। एक तो सरकार का लगातार जीत, और लगातार जीत से स्वाभाविक पनपा हुआ अहंकार। मैं स्वाभाविक कह रहा हूं क्योंकि सत्ता जब आपको लगातार जीत मिलती तो आप में अहंकार, ये गुमान आता है कि आपकी वजह से जीत रहे। फिर आप उसको मार्केटिंग का टूल भी अगर आपका वही रहा हो कि मेरे चेहरे पे ही सब चुनाव हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरी ये सोच होती है कि सब कुछ मेरे चेहरे से हो रहा है। दूसरी बात, जब बहुत फैलाव हो रहा हो तो हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं क्षत्रपों के हाथ में कहीं जाए। जैसे ब्रिटानिया सल्तनत थी, तो ब्रिटानिया सल्तनत में वो लगातार ये नजर रखते थे कि कौन सा राजा या नवाब जो लगान वसूल रहा है उसमें से कितना चोरी हो रहा है और कितना हमारे पास आ रहा है। थोड़ा बहुत नमक दाल में नमक टाइप ठीक है, लेकिन जहां उसको पता चलता था कि फलाने राजा और नवाब की जीवन शैली जो है बहुत ज्यादा वैसी हो गई है अब, तो वो अपने गुप्तचर लगा के पता करता था और फिर उसके बाद उनको पलटने का इंतजाम उन्हीं के घर परिवार से जो भी जुगत लगा के उनको निपटा देते थे और अगले को बिठा देते थे, ताकि अंग्रेजों की वसूली जो है, मैक्सिमम वसूली सुरक्षित उनके पास पहुंचे। तो वो जब राजशाही सोच अहंकार के साथ आती है तो वो छत्रप भी ऐसे चाहते हैं जिनकी स्वयं में पहचान ना हो और वो उनके चलाए चले ताकि एब्सोल्यूट कंट्रोल उनके पास रहे, कहीं असुरक्षा की भावना तैयार ना हो। और ये असुरक्षा की भावना तब होती है जब आपके पास कुछ खोने को होता है। जब खोने को ही नहीं है, कमाने को है, तो फिर कोई असुरक्षा नहीं, फिर सब क्रांतिकारी विचार होते हैं। तो जब ये चीजें आई तो धीरे धीरे आप देखिए कि वो राज्यों में या तो वो मुख्यमंत्रियों को कमजोर करने में लग गए जो मजबूत थे, उनको निपटाने में, डाउन करने में, घोटालों में फंसाने में, फिर उनको बदली करने में, और फिर आयातित मुख्यमंत्री बाहर वालों को बनाने में, और अंततः वो आ गए पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाने में। उसमें हुआ क्या, अब आप कल्पना कीजिए, उदाहरण ही ले लेते हैं, चलिए सीधा सीधा। जब सिंधिया परिवार की बिटिया कंट्रोल नहीं कर पा रही थी राजस्थान को, इतने बड़े परिवार की बहू होने के बाद, इतना प्रभाव होने के बाद, सभी गुटों को राजस्थान में एक नहीं रख पाती थी, तो आपको लगता है कि वो पहली बार विधायक बने और पर्ची से मुख्यमंत्री बने शर्मा जी राजस्थान में सभी जिलों के भाजपाई गुटों को अपने लीडरशिप से, अपने प्रभाव से एकजुट होकर के पार्टी के साथ रख पाएंगे? कहीं ना कहीं इसी तरीके की समस्याएं प्रदेश में पनपी हैं।
धीरे धीरे पनपी हैं, वो लोकलाइज्ड वॉइसेस थी। तो जो दिल्ली में लोग बैठते हैं उनको लगता है कि सब कंट्रोल में है, कोई खबर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब ऐसे में दुनिया इंतजार करती है, क्योंकि सक्षम नहीं होते इतने बड़ों से लड़ने का। लेकिन जैसा ही बड़ा फंसता है कहीं पर, तब आपको ये कंपन प्रदेश में, जिलों में, हर जगह दिखती है और सारी कुलबुलाहट एक साथ इकट्ठी हो जाती है। तो आप ये समझिए कि इनका 2-4 साल के जो पाप हैं, जैसे ही सीधे ये बड़े चेहरों पे अटैक हुआ है और वो फंसे हैं, तो बाहर से अटैक तो हो ही रहा था, भारतीय जनता पार्टी में अंदर सारे गुट एक साथ बजबजाने लगे, अपनी अपनी गणित भिड़ाने लगे, कोई इनसे गठबंधन, कोई उनसे गठबंधन, और निपटाने में लग गए। जो छुपे छुपे चेहरे थे, बात की जाती थी, गडकरी का नाम है, आदित्यनाथ जी का नाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है। अब शिवराज पाटिल जैसे लोग भी कौन से खुश होंगे, आप भी जानते हैं, बहुत डरते हैं, किसी से फोन पे भी बात नहीं करते होंगे, लेकिन मिल मिला के दाएं बाएं दुआ सलाम में तो हो ही जाता हो ना कि हमको भी 30 साल बाद वापस भेज दिया, तो तुम चलो, जहां से आगे पीछे जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता ना करो। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इस समय भाजपा का डगमगाया है। और जब तक मोहन भागवत जी बाहर निकले तब तक तो वो ऑपरेशन थिएटर में है, मामला बैंडेड पे थोड़ी है। इसलिए बहुत देर हो गई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अमूमन सभी नेताओं को होना चाहिए, आगे के घटनाक्रम अभी तय करने चाहिए और उस हिसाब से रोल करने चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमारे नेता लंबे समय से कह रहे हैं चला चली की बेला आ गई, अब चला चली की बेला है जी। कर्नल साहब, आपने सुना था कि दतिया में जब चुनाव की बेला आई तो वहां टिकट की बेला आई तो बड़ी तादाद में इस्तीफे हुए। बांकीपुर में देखा आपने, किसी को टिकट दी गई, फिर उसकी टिकट वापस हो गई, यानी अंतर विरोध, भयंकर जंग। और दतिया में तो इतनी बड़ी हुई कि बाजार बंद हुआ, रोड बंद हुआ, हाईवे बंद हुआ। और उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक ऐसी सोच, एक संदेश ने पूरा चुनाव बदल दिया। आज वहां जब इस जीत की चर्चा हो रही थी तो जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव की वजह से हम जीते। दोनों सीटें बांकीपुर और दतिया यूपी के चुनाव के इर्द गिर्द हैं। बिहार बॉर्डर पर लगता है, वहां बांकीपुर है, और दतिया तो यूपी के बुंदेलखंड से बिल्कुल बीच लगा ही में हुआ है। नहीं, बीच में फंसी हुई है, झांसी और इधर आपका भिंड, ललितपुर इटावा, वगैरह। सब ललितपुर, सब मिक्सअप में। क्या ये यूपी के लिए बड़ा संदेश है? और बीजेपी में भयंकर विरोध है। वो तो प्रदेश अध्यक्ष सबके यहाँ चाय पी पिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष करा गए हैं, नहीं तो अभी तक सबके अपने अपने बिगुल, अपने अपने लाठी डंडा चल रहे थे। लेकिन अभी सब इस हार से भौचक्के हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी ऐसे प्रयोग बीच बीच में करती रहती है ताकि लोगों का ईवीएम पर भरोसा बना रहे। लेकिन क्या बीजेपी कभी आप सोचते हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव हारना चाहती है? ऐसे में ये जो अंतर विरोध है और सामूहिक इस्तीफे की चर्चा चल रही है, क्या इससे उत्तर प्रदेश की समीकरणों पर असर पड़ेगा? मिश्रा जी, आप लोग तो बहुत वरिष्ठ हैं। मैं अपनी सोच विचार से इसका अगर अवलोकन सरसरी तौर पर करूं, यकीन मानिए कि हम लोग जो युद्ध की रणनीतियां जो पढ़ते हैं, मिलिट्री साइंस में हमको सिखाया जाता है, उसका ये दतिया जो है क्लासिक एग्जाम्पल है। एक नेता जो आपकी तरह के चरित्र को आत्मसात करना चाहता है, दबंगई की राजनीति करना चाहता है, मंच से चिंगाड़ना चाहता है और अंततः आगे चल के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और आप अभी अभी तो शिवराज पाटिल जी को बड़ी मुश्किल से लेके आए हो दिल्ली तक, और आपने वहां पे एक नए शिवराज पाटिल नहीं, शिवराज सिंह, हाँ सॉरी, शिवराज सिंह चौहान, सॉरी। तो इस शिवराज जी को लाए और आपने इस गणित से मोहन यादव जी को बिठाया कि कम से कम आपके निर्देशों पे चलेंगे, और हुआ ना हुआ तो कुछ यादव समाज में फर्क डालेंगे और उसका असर हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी आए। अब वापस उनकी किस्मत है कि नरोत्तम मिश्रा जी अपनी सीट हार गए, तो दिल्ली वालों ने भी सांस ली होगी कि अब मेरा मुख्यमंत्री आराम से काम कर पाएगा। आप जानते हैं नरोत्तम मिश्रा जी का स्वभाव, बेसिक स्वभाव आप सब जानते हैं, नहीं, किस तरह का टिकट उनका तो उन्हें काम मिली करने। ही नहीं थी, उनकी तो टिकट ही कट गई थी।
तो ऐसे में अब अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होता, सरकार उनकी है और एक उपचुनाव है, तो पूरा शासन संसाधन संसाधन सब लग के ज्ञानादेश कर करा के जिताना तो बहुत आसान होता भाजपा के लिए। ये स्वाभाविक है जब सब कर्म कांड करने पे आते। वो ये सोच रहे थे कि अगर ये पहुंच गए वहां पे राजधानी में तो फिर मुख्यमंत्री को काम करने देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए कहीं ना कहीं उसको अवॉइड किया उन्होंने। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि इधर उन्होंने उनको अवॉइड किया, उधर जगह जगह दिल्ली के खिलाफ जो लोगों में सुगबुगाहट थी तो हिम्मत बढ़ी, तो वहां का पूरा संगठन भी उनके साथ चल दिया। नहीं, आप भी जानते हैं आज से 2-4 साल पहले किसी की हैसियत नहीं थी भाजपा में कि कोई हिम्मत करके इस्तीफा लिख देता। उसको पता है कि ये लोग उसको खाली पार्टी से बाहर नहीं करते, ईडी सीबीआई करके अंदर कर देते, जमानत भी नहीं होती। तो जो परिस्थितियां थी उसमें ये लोग हिम्मत कर ले गए। और ऊपर से जो आज की तारीख में चंदा चढ़ावा, जो रोजगार, युवाओं की जो तड़पन है, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और फिर आखिरी कील वो जो जंतर मंतर पे हो गया, उसने तो पूरी परिस्थितियां ही खराब कर दी। एक्चुअली पूरे देश में उसकी वजह से बहुत बड़ी एक बयार है, एक बदलाव है। सब कुछ करने के बावजूद भी आप जानते हैं वहां क्या क्या किया गया, प्रत्याशी लड़ाए गए, इधर उधर से फंडिंग हुई, सब कुछ किया गया कि विभेद करके सी प्लान बी प्लान वोट कटवा लो, लेकिन वो हारे। और बुंदेलखंड का हिस्सा ही मानिए वो है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो मूल्य और संस्कार और व्यवहार और जीवन, रहन सहन, सोच विचार, दतिया और अपना ये इधर झांसी झांसी आ जाओ, हमीरपुर, चित्रकूट, और ये सब करीब करीब वही बेल्ट है, वही सोच विचार है। तो जो वहां की परिस्थिति इस तरफ आई है पलट के, उसका सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से पे, कम से कम प्रयागराज, बनारस, चंदौली वाला छोड़ दे तो बुंदेलखंड का हिस्सा डायरेक्टली अफेक्टेड। इसी तरीके से जो बिहार का चुनाव है वो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, ये जो पट्टी लग करके जो समाजवाद की मजबूत पट्टी है, उस पट्टी पे भी सीधा असर डालता है। और बहुत ज्यादा खुल के अब कैसे बात हो पाएंगी रणनीतिक चीजों में, लेकिन आप भी जानते हैं कि वहां पे तेजस्वी जी ने किस तरीके से प्रचार किया या नहीं किया, नीतीश जी ने किया या नहीं किया, लोग दिन में नहीं गए, रात में गए, मतलब इनको इन्हीं इशारों में छोड़ दें तो बहुत रणनीतिक तरीके से इनके अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में जमीन के नीचे सुरंगे खोद खोद के सारी हरकतें, सारे कोऑर्डिनेशन किए गए। और मैं, यकीन करिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो कोऑर्डिनेशन करके ये सब चुनाव मैनेज करते थे, इनमें इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप था कि वहां सुरंगों के नीचे से कहां कहां क्या कांड हो रहे हैं, इनको शायद, मेरा मानना है शायद इनको पता भी नहीं चला। ये लोग इसी गुमान में रहे कि अरे ये तो सब, वो दतिया तो नरोत्तम जी का है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, ये तो छींका मार के ऐसे ही निकाल लेंगे। अच्छा, सुल्तान और वजीर व्यस्त हैं, बस 30 सेकंड। सुल्तान वजीर बड़े मसलों में इतना व्यस्त हैं कि उन्होंने अपने लेफ्टिनेंटों और कप्तानों को दिया था, उनको पता था 20-20, 30 हजार वोट से जिता के लिए। इसमें सारा गड़बड़ हुआ है। कर्नल साहब, अभी सुल्तान और वजीर ने पूरी जान झोंक दी थी आसाम और बंगाल पर। अध्यक्ष तब भी नितिन नवीन थे और आपने कहीं नितिन नवीन को मैदान जंग में नहीं देखा। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। जो नितिन नवीन अपनी सीट नहीं जितवा सके, जिसको लेकर यूपी के बनारस में हो रहा एक बड़ा प्रोग्राम भी उनका निरस्त कर दिया गया, वो नितिन नवीन 2027 में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और दिसंबर में, यानी आने वाले दिसंबर में 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव कैसे जितवा पाएंगे? बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए क्या वास्तविक बीजेपी ने कोई जल्दी में एक ऐसे पौधे को जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था उसके ऊपर बड़ा वजन डाल दिया है? सिंबॉलिज्म है। हो सकता है कि मेरी बात से आप ना सहमत हो, सिंबॉलिज्म है। जब उनको वहां से लेके आए थे
तो आप भी जानते हैं कि हमारा समाज के बीच में जो जाति हैं, जो वर्ग हैं, वो यथार्थ है जीवन के, उसको आप झुठला नहीं सकते। और सभी राजनीतिक दल आगे पीछे स्वीकारते हैं, भले सामने ना स्वीकारते हो। और बचा खुचा तो आप लोग इतने पुराने हो, टिकटें बंटती हैं तो आपको पता है कि कौन सी बिरादरी कौन सी पार्टी लड़ाएगी, तो फिर कौन सी बिरादरी दूसरी पार्टी लड़ाएगी, सब सेट होता है। और जाति समीकरण के बेस पे है। जब इनको राष्ट्रीय के लिए लेके आए थे तो इसलिए लाए थे कि जेपी नड्डा जी से ये कहलवा सकते थे कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह जी अगर अध्यक्ष होते तो उनसे शायद नहीं कहलवा पाते, गडकरी जी अध्यक्ष होते तो शायद नहीं कहलवा पाते, और अमित शाह जी खुद भी अगर अध्यक्ष होते तो खुद नहीं कहते, वो भी किसी से कहलवाते। ये जो खूबियां हैं, जो जेपी नड्डा वाली जो खूबियां हैं, उनको ऐसी खूबी वाला अध्यक्ष चाहिए था। और आप भी जानते हैं कि नड्डा जी को कितना लंबा खींचा, साल साल का एक्सटेंशन देते रहे, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को 1 साल और ले लो, 1 साल और ले लो, कि जब तक डीजी इंटेलिजेंस कोई अपना वाला ना मिल जाए तब तक इन्हीं का एक्सटेंशन चलाओ। तो इन्होंने बड़ा ढूंढ ढांड के कायस्थ समाज के एक नेता को पटना से उठाया। अब आपको क्या लगता है कि वो गुजरात में अपने समाज को जोड़ देंगे, या तमिलनाडु में जोड़ देंगे, या मणिपुर में जोड़ देंगे, या लखनऊ में जोड़ देंगे? कहां जोड़ देंगे? वो रखे इसलिए गए कि दोबारा कहीं संघ को कुछ बोलना बालना हो तो माइक उनके आगे बढ़ा देंगे, या बोलेंगे ऐसा कोई हो कि गाड़ी में अपने साथ बिठा के लाओ, इधर से हम उतरे उधर से वो उतरे, फिर वो फूल हमको पकड़ा दें। ऐसे वाले अध्यक्ष चाहिए। तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसी तरीके की है। उनकी जिम्मेदारी गुजरात चुनाव जिताने की है ही नहीं। दिक्कत ये है कि उनको दिल्ली लाके बिठा दिया और जहां जहां घुमाया, तो हो सकता है उन्होंने अपने मन का प्रत्याशी तो दे दिया हो, लेकिन क्या वो रोज का रोज मॉनिटर भी कर पाए होंगे कि आज कौन कौन से मोहल्ले में किस किस नेता ने कहां कहां क्या संपर्क किया? आप ये खूब जानते हैं कि एक कोई विधायक और मंत्री होता है, वो अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होता है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बन जाता है, उसके ही विधानसभा का हर वोटर बिल्कुल जीजा और फूफा हो जाता है। उसको पता है हमारा तो नेता केंद्रीय मंत्री है, तो उसकी जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसे जैसे नेता बड़ा होता है उसका वोटर भी बड़ा हो जाता है, मिश्रा जी। तो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नए आदमी को टिकट दिया, बोला अरे ये तो मेरा क्षेत्र है, ऐसे ही जिता लेंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि आप लड़ रहे हैं या आप लड़ा रहे हैं, ये भी राजनीति में बहुत अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं होता कि जनता हमको जिता देती तो हम किसी को भी जितवा देंगे। इसलिए उनसे कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता। और उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनका पैरामीटर भी वही है। और आप देखिए ये लोग कैसी, मैं मूर्खता जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कैसी कैसी बड़ी गलतियां करते हैं। अब कुर्मी समाज पिछड़ों का बौद्धिक बल माना जाता है, पिछड़े समाज का। और आप कुर्मी समाज में एक किसी सांसद को, पता नहीं कौन सा तेल है, खैर वो बेसिकली उद्योगपति हैं और एक क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी क्या पहचान थी कि वो कुर्मी हैं और योगी जी से बनती नहीं है, तो इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया काउंटर बैलेंस करने के लिए। आप ये बताओ, उनकी कार्यकारिणी बन गई, 8 महीने हो गए, अभी 8 महीने में कार्यकारिणी नहीं बन पाई और 8 महीने से कम चुनाव को बचे हैं। बन गई अब तो कार्यकारिणी, अभी हाँ बन गई। नहीं आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। क्षेत्रीय कार्यकारिणी अभी भी नहीं बन पाई है। नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उनकी कार्यकारिणी बनी है वो उन्हीं ने बनाई है। हाँ, ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल तो उठेंगे। अरे कार्यकारिणी उनकी, और झगड़ा हो रहा था लखनऊ और दिल्ली का कि इनको लेना, इनको नहीं, इनको लेना, इनको नहीं लेना, और उनको बाद में प्रिंट आउट करके दे दी गई कि ये लो तुम्हारी कार्यकारिणी ले जाओ। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कार्यकारिणी का पदाधिकारी क्या प्रदेश अध्यक्ष से निर्देश लेके काम करेगा? वो तो जिसका आदमी होगा उससे निर्देश लेगा। तो ये सिंबॉलिज्म हुई है और ये इन्होंने बहुत गलत, मतलब मैं जहां तक सोचता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनने में बहुत बड़ी गलती की। और कुर्मी समाज तो मिश्रा जी अपमानित महसूस कर रहा है कि एक आपके पास नेता था, सभ्य था, पूर्वांचल से था, केंद्रीय मंत्री था, हमारे समाज का था, आपने उसके पर कतर दिए अपने फायदे के लिए। वो केंद्रीय मंत्री से उसको जिले जिले घुमा रहे हो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे।
आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है या केंद्रीय मंत्री बड़ा है? जनता के कल्याण के काम तो दिल्ली से ज्यादा कर पाएगा ना। तो ये इन पैरामीटर्स में फेल हुए दोनों जगह, ये मेरा कहना। चलिए जी। अब इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे और दर्शकों पर भी सवाल छोड़ेंगे। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर की आपसी योगदान के बाद क्या नीतीश कुमार भी तैयारी में आ जाएंगे, नायडू भी तैयारी में आ जाएंगे? और बांकीपुर और दतिया की हार से बीजेपी के अंदर जो भितरघात चला है, क्या उसके असर दिखेंगे? और इस भयंकर हार से क्या भाजपा उबर पाएगी, या फिर जैन जी अपना बदला लेने के लिए अग्रसर हो जाएगा? और इस जैन जी को क्या मोहन भागवत मना पाएंगे, या फिर ये जैन जी अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर ही भरोसा करेगा? एक बात तो तय हो गई कि नितिन नवीन पर अब जैन जी भरोसा नहीं करेगा, ये तय हो गया। आगे की क्या आपको उम्मीद लगती है, क्या आपको लगता है, ये हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल कर्नल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद मिश्र।